कि मुझे ये पाकिस्तानी कारपेट चाहिए, आपके पास है? वो कहते हैं बल्कि उनकी डोरी होती है, जो औरतें हैं उनके जहेज में कारपेट लाते हैं। बेसिकली जो कश्मीर से लोग आए थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तानी कारपेट मिलते हैं, और क्या पाकिस्तानी कारपेट्स को लोग यहाँ जानते हैं? बेग साहब, आपकी जो मुल्क की प्रोडक्ट है वो आपके मुल्क का सरमाया है। यानी अगर आप एक कारपेट भेजते हैं $100 का, उस पे $15 जो थे वो हुकूमत आपको देती थी सब्सिडी। आप कह सकते, आपने कहा कि उन्होंने जो है ना सब्सिडी देने के लिए जालसाजी की और धोखासाजी की जो हमारे, तो इसमें कौन इन्वॉल्व था? जो मुतलका वो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं था जो पैसे देते थे, कि वो इन्वॉल्व थे, हिस्सा लेते? मशवरे वो देते हैं। अच्छा, जो डिपार्टमेंट में बैठे होते रिबेट को अप्रूव करने वाले, वो अपना लेते थे 1% पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप और सिडनी से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी कोशिश रही है कि हमारे जो सक्सेसफुल पाकिस्तानी यहाँ पे बैरून मुल्क में बिज़नेस कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में हैं, उनकी कोई ना कोई स्टोरी सामने लेके आएँ ताकि एक मोटिवेशन पैदा हो और लोगों को शायद उससे कोई फ़ायदा भी हासिल हो सके। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि अपने पाकिस्तानी जो बिज़नेस हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके। आज हम राना ज़फ़र हुसैन साहब के पास मौजूद हैं। ये सिडनी में काफ़ी अरसे से मुकीम है। बाकी बातचीत का आगाज़ हम उन्हीं से ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमारे मीडिया टॉप के नाजरीन के लिए वक़्त निकालने का। थोड़ा सा बताइएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया कब आए थे? बेग साहब, ऑस्ट्रेलिया 2001 में आया था मैं, लेकिन ये बिज़नेस जो था हमारा, ये वालिद साहब पहले से कर रहे थे इधर तकरीबन 65-67 से, और हमारी इसी बिज़नेस में वी आर द 3rd जनरेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ऑस्ट्रेलिया में हमारा वाहिद बिज़नेस है कारपेट्स में, जिनके पास टर्किश कारपेट्स, ईरानी कारपेट्स, पाकिस्तानी, इंडियन, मोरक्कन, द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ फाइनेस्ट रग्स इन ऑस्ट्रेलिया। अल्हम्दुलिल्लाह वी कीप दैट। नाज़रीन, मैं थोड़ी सी ये चीज़ वाज़ह कर दूं कि राना ज़फ़र हुसैन का जो है ना ये बिज़नेस है कारपेट का, और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। हमारे वालिद साहब जो है ना वो भी यही काम करते थे। इनके पास कारपेट्स की बहुत सारी जदीद वैरायटी है, उसके बारे से हम मज़ीद बात करते हैं। राना साहब, ये जो कारपेट्स हैं इसकी सेल जो है ना आने वाले दिनों में बढ़ रही है या कम हो रही है, या इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बेसिकली बेग साहब, कारपेट्स में अभी 2 काइंड्स आ चुकी हैं। ठीक है। अगर हम उसको बड़ी किस्मों में अगर उनको डिवाइड करें ना, तो उसमें एक है मशीन मेड और दूसरा हैंडमेड। मशीन मेड तो एक ही काइंड है, वो तो मशीन बनाएगी तो आ जाएगी, लेकिन हैंडमेड कारपेट में हर सिटी का कारपेट डिफरेंट है। ये कारपेट है, इसको देखें ना आप, तो पूरी दुनिया में अगर 1000 स्टोर है ना कारपेट का, सबको इसकी तस्वीर भेजें, आपको बंदा हर कारपेट वाला बता देगा कि ये किस शहर में बना है, किस बंदे ने बनाया है, अच्छा, कब बना है और इसका नाम क्या है। देयर इज़ नो अदर आर्ट यू कैन कंपेयर विद द हैंडमेड रग। और एक शहर में बने हुए कारपेट, एक शहर में बने हुए 2 डिफरेंट कंपनीज के, वो पहचाने जाते हैं कि ये उस कंपनी का है, ये उस कंपनी का है। ये इतना बड़ा नॉलेज है। और इसमें तो बेसिकली हम कहते हैं कि हैंडमेड कारपेट इज़ द ओनली थिंग जिसमें सारे आर्ट कंबाइन हो जाते हैं। तो आपके पास हैंडमेड है या ये हम हैंडमेड का काम करते हैं। अच्छा राना साहब, आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं जब पाकिस्तान में थे कि जो हैंडमेड कारपेट्स जिसको हम खड्डियाँ कहते हैं, वो इवन के गली महलों तक जो है ना वो लगी होती थी, और लोग जो है ना वो वहाँ पे घरों तक ये इंडस्ट्री काम करती थी। तो पाकिस्तान का जो हम जानते थे बड़ा नाम था कारपेट इंडस्ट्री में। जब ऑस्ट्रेलिया की बात मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था। यहाँ पर पाकिस्तानी कारपेट मिलते हैं, और क्या पाकिस्तानी कारपेट्स को लोग यहाँ जानते हैं? बेग साहब, यू विल बी सरप्राइज्ड। पाकिस्तानी कारपेट का नाम पूरी दुनिया में एक टाइम आया था 88-89 में नंबर 1 था। अच्छा। हालांकि ईरानी लोग जो थे ये हज़ारों साल से कारपेट्स में हैं, और उनका जीना मरना कारपेट के साथ है। अगर उनकी शॉप में, मेरे कई पार्टनर थे ईरानी, और टू बी ऑनेस्ट बेग साहब, उनका दिल नहीं करता कि पाकिस्तानी कारपेट रख के अपनी शॉप में वो बेचें, सिर्फ इसलिए कि दे हैव इफ्तिखार। वो कहते हैं हम ईरान। लेकिन जब कस्टमर उनको करता है ना कि मुझे ये पाकिस्तानी कारपेट चाहिए, आपके पास है? वो कहते हैं नहीं, तो फिर उन्होंने मजबूरन पाकिस्तानी कारपेट रखने चाहिए। पाकिस्तानी कारपेट टोटली डिफरेंट, और पाकिस्तानी कारपेट तकरीबन 1/3 ऑफ द प्राइस सेम क्वालिटी में थे। क्यों? पाकिस्तान में लेबर सस्ती थी। जो इस तरह का कारपेट था, ईरानी कारपेट 3,500-4,000 में बेचते थे,
जब पाकिस्तान एंटर हुआ उन्होंने 600 में 700 में बेचना शुरू किया सिर्फ लेबर की वजह से। और ये ज़ियाउल हक के टाइम में इसका बूम था। और सिर्फ इसी में नहीं कि बेग साहब आपके जो मुल्क की प्रोडक्ट है वो आपके मुल्क का सरमाया है। वो इस तरह कि ये प्रमोट इसलिए हुए थे कि गवर्नमेंट उसके पीछे थी, ज़ियाउल हक उसके पीछे थे, उन्होंने रिबेट कर दी थी 15%। अच्छा, यानी अगर आप एक कारपेट भेजते हैं $100 का, उस पे $15 जो थे वो हुकूमत आपको देती थी सब्सिडी, आप कह सकते, सब्सिडी। तो हुआ क्या कि वो लोगों ने इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। क्यों, जो एक बंदा होता है जो बनाने वाला और दूसरा जो उसको बेचने वाला, उसके दरमियान जो मिडल मैन है ना, दैट मेक्स अ होल प्रॉब्लम। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने खाली कंटेनर भेजने शुरू कर दिए। ओए होए, अच्छा। कंटेनर लिया, उसमें कागज़ों में किया कि ये 5 करोड़ का माल इसमें गया है, नथिंग। खाली कंटेनर जा रहा है, 5 करोड़ पे 15% रिबेट ली गवर्नमेंट से, तो कंटेनर वापस आ गया। फिर हुआ क्या कि वो बेगैरत अगर खुद काम ये सही करते तो उसमें से कमा सकते थे। हुआ क्या, खाली कंटेनर जा रहे हैं, माल जा नहीं रहा, रिबेट ले रहे हैं, माल की किल्लत होगी, इंडिया एंटर हो गया इसमें। इंडिया ने, और अभी भी इंडिया के जो कारपेट है उनका पाकिस्तानी कारपेट से कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान की स्किल को, पाकिस्तान जो है इज़ द ओनली कंट्री जिसमें सारे मिडल ईस्ट, ये सेंट्रल एशिया, इंडिया, इन सब का आर्ट कंबाइन हो जाता है। लेकिन हाँ सर, सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे टॉपिक इससे पहले कि चेंज हो, आपने कहा कि उन्होंने जो है ना सब्सिडी देने के लिए जालसाजी की और धोखासाजी की जो हमारे, तो इसमें कौन इन्वॉल्व था? जो मुतलका वो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं था जो पैसे देते थे, कि वो इन्वॉल्व थे, हिस्सा लेते थे जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं? बेग साहब बेसिकली मशवरे वो देते हैं। अच्छा, जो डिपार्टमेंट में बैठे होते रिबेट को अप्रूव करने वाले, वो अपना लेते थे 1% पे। बिल्कुल, वो अपना कागज तो सारे उन्होंने बनाने थे, बल्कि ये उनको बता के तो इस जालसाजी में वो मशवरे दे के लोगों को इंटाइज करते थे। मतलब बंदा भेज रहा हो, कारोबार ठीक है उसका ना, व्हाई डोंट यू डू दिस, मैंने अप्रूव करना है, मेरे पास ये है, ऐसे करो, मैंने करना है और भेजो। तो बंदे का लालच आ जाता है। तो फिर एक ने किया, फिर दूसरे को, अच्छा यार ये तो इजी है, ना कुछ बेचो ना लो, लेकिन उसमें ट्रेड तबाह हो रहेगी। बाहर की मुल्कों में हमारे माल की शॉर्टेज हो गई, लोगों ने उधर से, इंडिया ने एंटर किया, नेपाल ने एंटर किया। तो एक टाइम पे हमारे पाकिस्तानी कारपेट के वर्ल्ड में था 20%। अच्छा, और 20% बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें मोरक्को को, अगर वो आप तुर्कमानिस्तान को देखें, वो लोग जो है उनके लिए जो कारपेट है, दिस इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। वो कहते हैं कि अगर वो बंदा तुर्कमानिस्तान का जुआरी हो, वो सब कुछ हार जाए, अपनी बीवी भी हार जाए, आखिर पे कारपेट हारेगा। इतना वो अपने प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, इतना प्रोडक्ट वो, बल्कि उनकी डोरी होती है। जो औरतें हैं उनके जहेज में कारपेट लाजमी होता है। वो लोग घरों में जूते सिर्फ इसलिए नहीं लेके जाते सफाई के लिए, वो इसके अदब के लिए जूता नहीं लेके जाते थे। अच्छा, और अभी तुर्कमानिस्तान के कारपेट है वो नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर हो चुके हैं। यू कांट इवन एक्सपोर्ट दोज, नेशनल हेरिटेज ये रशियन तुर्कमानिस्तान जो है। तो इसकी हिस्ट्री बेग साहब इतनी है कि उन लोगों में पाकिस्तान का अपना नाम बनाना, इट वाज अ मिरेकल। तो पाकिस्तान में कोई हिस्ट्री नहीं थी कारपेट्स की। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाते थे, और फिर वो जो इंडिया से और बेसिकली जो कश्मीर से लोग आए थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के स्किल और इसमें पाकिस्तान की जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं बेग साहब, वो दुनिया में कोई और लोग नहीं है। ईरानी है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के लोगों में लाने ये दिए ना, कि हमने लोग जो स्टाफ रखते हैं, पाकिस्तानी लड़का होगा, उसका जहन चारों तरफ चलेगा। ज़्यादा नेगेटिव शुरू में चलता है, लेकिन आस्ता अगर उसको चैनलाइज कर लें आप, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस को प्रमोट करना और उसमें नई चीज़ें इन्वॉल्व करना, दे वर वेरी स्ट्रांग। लेकिन हमारे लोग सिर्फ मार खा जाते हैं वो पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी से। तो अभी पाकिस्तानी कारपेट्स जो वो आ रहे हैं, या किस रेशो से आ रहे हैं, या कंपेयर थोड़ा कीजिएगा रिसेंटली? अभी बेग साहब वहाँ पे काम बहुत कम हो गया है। ठीक है, बनाने वाले हैं ना कारपेट, बेसिकली ये उस टाइम के, ये इसमें पेशेंस चाहिए, लॉन्ग प्रोसेस है, चाहिए, रातों रात नहीं बन सकता ना हाथ से। और एक कारपेट, ये कारपेट है, उसको लगे 3 महीने लगेंगे बनने में। हाँ, तो यंग जनरेशन जो है वो बेसिकली उनको क्विक मनी चाहिए। वो बैठ के अभी वो कॉल सेंटर पे कर सकते हैं, अभी वो और ये चीज़ें हैं, डिलीवरी है, अभी ये ऊबर है, वो चीज़ें हैं, उन पे वो कमा सकते हैं। शाम को पैसा आ जाए या हफ्ते बाद आ जाए, क्विक मनी आ जाए, वो इसमें बहुत कम है। बल्कि पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अभी हैंडमेड कारपेट जो है ना,
आई वुड से 90% कम हो गया। सिर्फ इसमें टाइम इतना ज़्यादा है, इसमें इतना इन्वॉल्व है, और इसमें फिर वो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी, फिर उसको बिकना, तो इन चीज़ों की वजह से वैसे इसका बहुत कम हो गया है हैंडमेड कारपेट जो आना ना। लेकिन इसमें चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो जानी है कि यू विल बी सरप्राइज्ड। क्यों? अभी मार्केट है तकरीबन 60-70% मशीन मेड की। मशीन मेड कारपेट जो है वो 95% एक्रिलिक पॉलीप्रोपिलीन में आता है, वो वूल में बन नहीं सकता, 100% वूल में बन नहीं सकता। जो कहते हैं ना ऊपर पाइल वूल की बनाते हैं, लेकिन वो इतनी लूज होती है वो हमेशा शेड करेगी, वो स्ट्रांग नहीं होती, और उसकी बेस हमेशा प्लास्टिक की होगी, बेस वूल की नहीं होगी। अभी एक हैंडमेड मशीन मेड कारपेट 6 मीटर का जो है, इट मीन्स कि आपके पास 2000 ये प्लास्टिक बैग एक मशीन मेड कारपेट के बराबर है। अच्छा, तो अभी जो गवर्नमेंट मशीन ये प्लास्टिक पे पाबंदी लगा रही है, अगर किसी ने थोड़ी सी कंप्लेन कर दी कि व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट दिस मशीन मेड ड्रग्स, सबसे पहले पाबंदी उन पे लगेगी। तो हैंडमेड की आपकी बात ठीक है, फिर हैंडमेड जो है उसकी जो आप रियल वैल्यू लगाएं, अगर 3 महीने का लगता है यहाँ के हिसाब से $1 भी आप एक दिन का करें तो जो 6-7 महीने में ना उसकी तो लेबर ही $2-3 हज़ार हो जाएगी। नहीं तो राना साहब, अभी जो है ना वो किस मुल्क का जो हैंडमेड कारपेट वो टॉप सेलिंग है या ज्यादा प्रोडक्शन है उस मुल्क की? इसमें ईरान। अच्छा, ईरान का कारपेट, लेकिन वही स्किल इतनी है, कारपेट इतने खूबसूरत है बेग साहब कि आप देखें कि आपको गूस पंप खड़े हो जाएं। अच्छा, अगर आपको पता है या नहीं है, इतने में अट्रैक्ट करते हैं। उसमें सिल्क के कारपेट है, फिर वूल और सिल्क है। और ईरान अभी भी जो कारपेट बनाते हैं वो अपने दिल से बनाते हैं, अपने मुल्क का वो बताते हैं कि दिस इज़ आवर फेस, दिस इज़ आवर प्राइड। वो दूर से नज़र आ जाता है। हमारे लोगों ने हर चीज़ में वो, अभी ये कारपेट है इसका किनारा जो है ना वो नहीं निकलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये किनारा और जो पाकिस्तानी कारपेट आता है उस किनारे में सिर्फ ₹1 फुट का फ़र्क है। अच्छा, हमारे लोग ₹1 बचा लेते हैं, वो किनारा जो ऊपर लगा लेते हैं वो 3 महीने बाद निकल जाएगा। हाँ, उसकी मजबूती नहीं करते, सिर्फ ₹1 1 फुट का बचाने के लिए। ईरानी कभी ये काम नहीं करेंगे, वो बल्कि 2 लगाएंगे, वो हमेशा समथिंग एक्स्ट्रा वो लेदर लगा देंगे ऐसे ही बगैर वजह के। ये देखें ये कारपेट, इस पे लेदर लगा दिया उन्होंने, ज़रूरत नहीं है, किनारा भी लगा देंगे, लेदर भी। अब ये कारपेट जो है ना 100 साल भी इसको कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हुआ ये था कि इधर मेरे दोस्त हैं, भाई भी, और जिनके साथ वाले साहब काम करते थे, अयाज पर्शियन रग्स एज क्लिफ में, उनकी शॉप एज क्लिफ में, उनके सामने वो यहूदी की शॉप है कैडरी की एज क्लिफ में। जो भी लोग सिडनी में आए हैं ना, कोई 30-35 साल, सब ने वो शॉप देखी है। उन्होंने 1952 में शुरू किया था। उनके लिए बड़ा मसला कि ये पाकिस्तानी मेरे सामने आ गया है। फिर उन्होंने वीक पॉइंट देखा उन्होंने कि इनमें वीक पॉइंट क्या है। वो जो कस्टमर से पास जाता था ना, तो वो जाने के बाद उसने उस शॉप में जाना था, वो कहता अगर उधर जाओगे ये कारपेट वो बेच रहे हैं, पाकिस्तानी कारपेट सामने रखना, उसका किनारा पकड़ के यूं करना, किनारा लेके जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने कहा कैसे ये फर्क है। वो फिर बंदा सारी उम्र कारपेट ले लेता था। तो इसका मतलब कि अगर पाकिस्तान की जो 88 और 90s में की जो दहाई है उसमें पाकिस्तान के कारपेट जो ना बड़े टॉप पे थे, तो अगर वो आज उस पर कोई फॉल्ट आ रहा है या वो थोड़े पीछे चले गए हैं, तो उसकी रीज़न तो फिर हमारी जो मैन पावर, जो ठेकेदार या जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल दोनों हो गए ना, फिर तो मिली भगत। वो बेग साहब वही चीज़ जो हर डिपार्टमेंट में चल रही है, वही चीज़ कारपेट में आई है। इसीलिए ये इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। जब एक डिपार्टमेंट में वो चीज़ चलती है, वो आपके हर शोबा ज़िंदगी में नज़र आएगी। आपकी एजुकेशन में चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, टीचर वो कर रहे होंगे, आप कस्टमर में चले जाएं वो कर रहे होंगे, वो ट्रिकल डाउन होकर आपके हाथ में चीज़ आती है कि इस चीज़ को बचाना कैसे है, इसमें वो थोड़ी सी चीज़ डालनी कैसे है जिसमें थोड़ी चीज़ नज़र आए, फ़ायदा ज़्यादा नज़र आए। लेकिन दैट शॉर्ट लिव्ड। बहुत शुक्रिया राना साहब। नाज़रीन, जैसा कि राना ज़फ़र हुसैन साहब की आपने बातें सुनी, टाइम की कमी के बायस हमने मुख्तसर से इनसे और काम के सवालात किए। इन्होंने बड़े कंसाइज जो है ना उसके जवाब देने की कोशिश की है, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं जो कारपेट में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने आ सके। इसके साथ साथ आखिर में ये भी बताता हूँ, इनका जो है ना शोरूम बहुत बड़ा शोरूम है
और जो लोग सिडनी में रहते हैं, हमारी ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो यहाँ विज़िट करें। अगर उनको घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो ये बड़ा लुक आफ्टर करने वाले हमारे दोस्त हैं। तो एक दफ़ा यहाँ आके ट्राई ज़रूर करें और देखें, अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो अपने पाकिस्तानी बिज़नेस को सपोर्ट करना हम सब का एक ड्यूटी है, एक अखलाकी फ़र्ज़ भी है। जहाँ रहे खुश रहे। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।